देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं अशफाक उमर साहब, आपका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के मालेगांव से है, टीचर रहे हैं प्राइमरी के, 2019 में आप रिटायर हुए हैं। एक टीचर के बारे में प्राइमरी के हमारे माशरे के अंदर क्या मामला होता है, क्या समझ होती है कि प्राइमरी के टीचर की एक लिमिट होती है कि उसने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद घर बैठ गया, खेती बाड़ी में लग गया, अपने छोटे मोटे कारोबार हैं या कोई और मसरूफियत में कर ली। लेकिन इन जनाब की बात यह है कि अब तक 21 किताबें तहरीर कर चुके हैं। वो 21 किताबें ऐसी हैं जो तलबा की तालीमी रहनुमाई के लिए इन्होंने लिखी हैं। और मुझे बड़ी दिलचस्पी तब हुई जब इन्होंने बताया कि यूपीएससी के बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। ये बात मुझे और ज़्यादा हैरान भी कर रही थी और एक तरह से मेरा तजस्सुस बढ़ा। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं आपसे मुलाकात करूं। तो आज दिन भर की मसरूफियत जो गहमा गहमी थी उस प्रोग्राम की, उससे निकल करके हम इस वक्त होटल में खाने के बाद बैठे हुए हैं। तो मैंने दरख्वास्त की कि आपके साथ मुझे बात करना है। ख़ास तौर से ये जो तालीमी रहनुमाई का सफ़र है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये ख़ुद कहाँ से आते हैं, इनका अपना बैकग्राउंड क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सुबह सुबह जब हम होटल में मिले, आपने मुझे मेरा वेलकम किया, स्वागत किया, और उसके बाद से हम साथ में ही तकरीबन 12 घंटे हम लोगों को हो गए हैं। और 12 घंटे में काम करते हुए, खाते पीते हुए बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आप मेरा कर रहे हैं, मैं आपका कर रहा हूँ। मुझे जब मालूम हुआ कि आपने 21 किताबें लिखी हैं और उनमें से ज़्यादातर किताबें, ज़्यादा किताबें बल्कि 21 किताबें तालीमी रहनुमाई की हैं, तो मुझे दिलचस्पी बढ़ी। मुझे सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे तालीमी बैकग्राउंड से आप आते हैं, कैसे समाजी बैकग्राउंड से आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशफाक उमर है और मैं महाराष्ट्र के अदबी शहर, तालीमी शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहीं पर पला बड़ा हूँ, वहीं तालीम हासिल की, वहीं पूरी सर्विस की है। और प्राइमरी कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर मैं रिटायर हुआ। काफ़ी गरीबी और बुरे हालात में हमने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। तो सर्विस में आने के बाद वो चीज़ें जहन में जगह बना चुकी थी कि अब हम एक ठिकाने पर पहुंच चुके हैं, एक सर्विस के बेहतरीन दौर में पहुंच चुके हैं जी। तो अब हमें अपने जैसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी मामले में मुझे असातिज़ा भी ऐसे मिले जिन्होंने मेरे जहन में, माँ बाप ने भी मेरे जहन में खिदमत का एक जज्बा पैदा किया था, समाजी खिदमत, फलाही खिदमत बातें। तो उन्हीं बुनियादों पर मैंने अपना रास्ता तलाश करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे काम करते करते मैं रिसर्च भी करता रहा। इस बीच में शुरू में जैसे सर्विस पर लगा तो मेरे सामने एक मसला आया था कि मेरी क्लास के बच्चे उर्दू सही पढ़ नहीं पा रहे थे, बड़ी जमात थी मेरे पास। तो मैंने उसका हल तलाश करना शुरू किया। धीरे धीरे 10 साल तक मैं तजुर्बा करता रहा और मैंने एक तरीक़ा तालीम तैयार किया कि जिसमें बच्चे इंतहाई आसानी से बहुत जल्द उर्दू इमला नवीसी तक पहुंच जाते हैं। यानी ऐसा कि एक बच्चा अगर हुरूफ तहज़ीब के मुकम्मल शनाख्त नहीं है तो वो 4 महीने में आप बोलें और वो लिखे। ये मैंने तरीक़ा तालीम तैयार कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने से कम भी हो सकता है अगर हमने मेहनत करने का दौरानिया बढ़ाया तो। फिर मैंने NCERT के ऑल इंडिया मुकाबले में वो मेरा तरीक़ा तालीम भेजा है। वो ऑल इंडिया लेवल पर असातिज़ा के लिए मुकाबला है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर बात होती है। तालीम में अगर आपने कुछ नया किया है तो वहाँ पर मैंने अपने तरीक़ा तालीम भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे तरीक़ा तालीम को हमारे तालीम में एक नए तरीक़े के तौर पर कबूल किया और उसको अवार्ड दिया। तो उसके बाद से आज तक मैं अफसोस के साथ कहूँ या फ़ख्र के साथ कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू प्राइमरी टीचर्स में मेरे अलावा किसी को भी ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी का तरीक़ा तालीम मंजूर नहीं हुआ। तो जो मैं अपने आप को माहिर तालीम बोलता हूँ तो हकीकी मानों में मैं एक सनद याफ्ता माहिर तालीम हूँ। बहुत बड़ी बात है। मेरा तरीक़ा तालीम NCERT में कबूल किया है। फिर उसको मैंने आओ उर्दू सीखे के नाम से मैंने उसको शाये किया है। फिर मैंने उसके बाद जो है मालेगांव की तालीमी तारीख़
ये मरतब की। हर स्कूल की अलग, हर स्कूल की अलग। 1847 से 2008 तक मालेगांव में जितने सरकारी प्राइमरी स्कूल बने, मैंने हर स्कूल की तारीख लिखी कि ये स्कूल कब बना। दरअसल मसाइल क्या आ रहे थे कि हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे परदादा, इनके स्कूल छोड़ने के दाखिलों के लिए लोगों को बहुत तकलीफें होती थी, क्योंकि स्कूलें बंद हुई, उनका रिकॉर्ड कहाँ गया कहाँ नहीं गया मालूमात नहीं थी। तो मैंने वो किताब मरतब की। उसी दौरान देखा कि मराठी के तो 77% से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, जो कायम हुए और उससे ज़्यादा बंद हो चुके हैं। तो मैंने उर्दू और मराठी दोनों में वो तालीमी तारीख मरतब की। तो मैं इस तरह मालेगांव में हम लोगों में, उर्दू बोलने वालों में, वह पहला शख्स बना जिसने मराठी में किताब लिखी। अल्लाह ने ये एजाज़ भी मुझे दिया और अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। तो वो तालीमी तारीख का काम हुआ। फिर बाल भारती दरसी किताबों की तैयारी का जो अदारा है, तो वहाँ पर भी मेरा आना जाना था। तो मैंने वहाँ दरसी किताबों पर तहकीक का काम किया। उनका ही प्रोजेक्ट रहता था, स्पॉन्सरशिप उनकी ही रहती थी। तो 2 मरतबा मैंने दरसी किताबों पर साल भर का प्रोजेक्ट रहता था, वो काम किया। और मेरे मशवरों की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह दरसी किताबों में तब्दीली हुई। ये बाल भारती की एनुअल रिपोर्ट में दर्ज है कि उन्होंने मेरी सिफारिशात पर दरसी किताब में तब्दीली की। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, ये तो आपका बहुत ही कीमती एक इंटरवेंशन है एजुकेशन में, यानी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको और बेहतर बनाने में आपका जो इनपुट है, आपकी जो राइटिंग्स है, वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। हमें तो ये बताएं कि ये जो आपके बारे में जब मुझे पता चला कि आपने यूपीएससी के बच्चों के लिए भी रहनुमाई की किताबें लिखी हैं, ये कौन सा साल था, कौन सी पहली किताब आपने लिखी? तो अब मैं उसी पर आ रहा था। इसी दरमियान जो है मुख्तलिफ मुताले मेरे चलते रहते थे, रिसर्च जारी रहती थी। तो मैंने 2 चीज़ें फाइंड आउट की, 2 चीज़ें मेरे इल्म में आई। पहली बात तो ये कि यानी तालीमी मेयार की पस्ती से मुताल्लिक और हमारे तलबा आगे क्यों नहीं जाते। तो मुझे समझ में आया कि इनको रहनुमाई की कमी है, और दूसरे माशी मामलात जो हैं उसकी वजह से बच्चों का ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। तो मैंने पहले माशी मामलात पे तवज्जो दी और ढूंढ कर, उस दौरान मैं कारपोरेशन की स्कूलों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मेरे पास था। 2008-9 में वो सब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से मुतारिफ हुई थी, तो वो डिपार्टमेंट पूरा मेरे पास था। तो पहले वक्त में, पहले साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए 20,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी। 20,000 बच्चों? 20,000 बच्चे आपके जरिए? मतलब किस क्लास के? मेरे हाथ में था प्राइमरी के बच्चों का। प्राइमरी के बच्चों को? तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 20,000 बच्चे पहले साल हमारे शहर में हुआ, और मैं मालेगांव शहर में, और मैं इंचार्ज था उस वक्त। तो उस वक्त मेरे जहन ने काम किया, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में? जी। अच्छा। कारपोरेशन का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें आप इंचार्ज थे? उसमें मैं स्कूल के काम करते हुए मैं वो काम संभालता था। अच्छा। रेगुलर क्लास चलाता था, रहता था और ये काम करता था। तो मेरे जहन ने काम किया, और मैंने जब मालूमात लेना शुरू की तो मुझे इल्म हुआ कि ऐसे तो बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं। फिर उसको मैंने एक किताब में जमा किया। 66 स्कॉलरशिप्स को मैंने किताब में जमा किया, जिसमें रियासती सतह की, कौमी सतह की, बैनुल अक़वामी सतह की, तीनों सतह की किसी भी कोर्स का कोई भी तालिब इल्म है तो वो स्कॉलरशिप का अहल कैसे बनेगा। और जो स्कॉलरशिप की मालूमात तो बहुत सारी चलती फिरती रहती हैं नेट पर, बिल्कुल, मगर मैंने चाहे मुस्तनद जो स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, सिर्फ जिनकी वेबसाइट है बाकायदा, उनको मैंने लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बच्चों ने उससे फ़ायदा उठाया। मेरे पास फीडबैक आता रहता था, सर कैसे फॉर्म भरें, क्या करें, सर स्कॉलरशिप मिल गई, ये हुआ वो हुआ, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। उसके 3 मरतबा किताबें मुझे वो लाना पड़ी। पहले आई, फिर वो ख़त्म हुई। अच्छा, जब तक 3 एडिशन लाने पड़े? नहीं, एडिशन नहीं बोलेंगे उसको, जब तक स्कीमें भी बदल गई, शरायत बदल गई, बहुत दोबारा लिखना पड़ा। तो दोबारा लिखना पड़ा, फिर वो ख़त्म हुई, फिर तीसरी मरतबा वो करना पड़ा, फिर नए सिरे से मुझे तैयारी करना पड़ी। इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप? तो सुनिए, तो ये हुआ इसी दौरान जब ये स्कॉलरशिप का हुआ, माशी मामलात का, तो मैंने सोचा कि भाई अब तालीम रहनुमाई का क्या किया जाए। तो वहाँ मेरे स्टडी में आई बात
कि आज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है ये की है, ना तो दाखिले हो सकते हैं बगैर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, ना हायर सर्विसेज मिल सकती हैं। तो मैंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर काम करना शुरू किया। और कलेक्टर कमिश्नर बोलो तो बच्चों को क्लिक होता है, तो मैं डायरेक्ट सिविल सर्विसेज पर मैंने मेहनत की। और 432 सफ़े की सिविल सर्विसेज रहनुमा किताब लिखी उर्दू में। मेरा सब काम उर्दू में। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने जितनी भी तालीमी रहनुमाई दी है, क्योंकि मालेगांव खुद भी उर्दू के हवाले से बहुत ही वाइब्रेंट इलाका माना जाता है, तो वहाँ पढ़ने पढ़ाने का, उसमें काम करने का और उर्दू से आगे बढ़ने का वहाँ माहौल है। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, दिल्ली ऐसी बात नहीं है जैसा वहाँ सोचते हैं, वहाँ उससे आगे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो फिर उसमें सिविल सर्विसेज से मुतालिक मैंने मुकम्मल मालूमात 432 सफ़ात में दी, जिसमें नोटिफिकेशन, उससे मुतालिक हर चीज़ की वजाहत, पर्चे, सेलेबस और मुख्तलिफ शख्सियत साजी और करंट अफेयर्स के बारे में एकदम तफसील से मालूमात दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने उसको इस्तेमाल किया और वो आगे बढ़े। और फिर उसके बाद यूपीएससी के 10 एक इम्तहानात, फिर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तहान होता है एमपीएससी का, उससे मुतालिक मैंने उर्दू में किताब लिखी। स्कॉलरशिप का काम चलता रहा। इस दौरान अंदाज़ा हुआ कि भाई शख्सियत साजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम ज़रूरी है, तो उससे मुतालिक छोटे छोटे पुराने ज़माने के जो रिसाले आते थे, एक एक 2-2 सफ़े पर एक उन्वान के तहत मालूमात दी जाती थी, वैसे तैयार किया। तो ये सब करता रहा मैं, और बच्चों की ऑनलाइन ऑफलाइन रहनुमाई भी करता रहा। इस दौरान फिर मैंने 2018 में मालेगांव शहर में अपने ही खर्च पर मैंने साल भर समर एकेडमी के ज़रिए कोचिंग शुरू की। किस चीज़ की कोचिंग थी? सिविल सर्विसेज इम्तिहान की। अच्छा। तकरीबन 80 बच्चे मेरे पास एनरोल हुए, जिसको मैंने बहुत एक अलग अंदाज में मैंने उनको ट्रेनिंग दी, क्योंकि हमारे नज़दीक मसला आता है टीचर्स की कैलिबर नहीं है वो उनमें वैसा। तो इंतहाई तहकीक के बाद ओरिजिनल चीज़ें मैं निकालता था, किताबें निकालता था, सर्च करता था, लाता था, बच्चों को उसकी कोचिंग करता था। तो बहुत अच्छे ढंग से वो काम हुआ। मगर अब क्या कहें कि अचानक मैं एक बहुत बड़े मसले का शिकार हो गया। तिब्बी मामला था, मेडिकल मसलों पर मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ। बड़ा बोले तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मगर अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब चंद साल के बाद अब फिर मैदान में आया हूँ मैं। अभी मेरा शुरू करने का इरादा है? शुरू करने का इरादा है। और मेरे पास अब इस दौरान काफ़ी बातें इल्म में, तजुर्बे में आती रही, मुशाहिदे में आती रही। तो आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँ तो बहुत कम वक्त में हमारे बच्चों को बहुत आगे तक का रिज़ल्ट दे सकता हूँ इंशाल्लाह मैं। जैसे मेरे पास क्या चीज़ है आपकी रहनुमाई में जो बच्चों के लिए बहुत मुफीद है और खर्च के एतबार से कहें, एक्सेस के एतबार से बहुत आसान है? मैं तो एक हमेशा मैंने माइक पर भी कहा है बहुत सारी जगहों पर कि मैं जो चंद बातें बोलता हूँ कि बच्चों को एक डाटा कार्ड दे दें, एक सिम कार्ड दे दें, एक लैपटॉप दे दें, टैब दे दें, या बच्चे के लिए कमरा मखसूस कर दें, वो अंदर ही बैठकर पढ़ाई करता रहेगा। मैं उसे आज की बातें आज दूंगा इंशाल्लाह, डे टू डे। आज जो तब्दीलियाँ हो रही है, आज जो मटेरियल रिलीज हो रहा है, आज जो बातें हो रही है, मैं उनके ज़रिए बच्चों को क्या सोर्स का इस्तेमाल करते हैं? जब ये मेरे अपने सोर्सेस हैं। अच्छा, आपके अपने सोर्स। अभी मैं, क्योंकि अब पहले मैं सर्विस पर था, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब हालात बदले हैं, तो स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने बहुत सारी जगहों पर कहा है। अच्छा। अल्लाह करे कहीं से हो जाए या कोई नया स्पॉन्सर मिल जाए। तो मैं आज अपने शहर में एक स्टडी सेंटर कायम करना चाहता हूँ, कोचिंग सेंटर, जो हाइब्रिड रहेगा। अच्छा। हाइब्रिड रहेगा मतलब जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बच्चों की कोचिंग की जाएगी, और इंशाल्लाह लेटेस्ट मटेरियल के ज़रिए कोचिंग की जाएगी। तो काफ़ी बड़ा खर्च है, मैंने कुछ लोगों को कहा है। उसके अलावा एक शहर के लिए है, किसी भी एक शहर, मान लीजिए जैसे अहमदाबाद में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए भी मैं ऐसा एक सेंटर शुरू कर सकता हूँ, जिसमें उनको डेली किताबें हैं, सवालात हैं, क्विज़ है, वीडियोज़ हैं, और जितने तरीके मुमकिन मटेरियल हो सकते हैं लेटेस्ट, वो सब देकर उनकी। आपकी कोई वेबसाइट वगैरह बनाई आपने?
पहले मैंने बनाया था, मेरी वेबसाइट थी, फिर वो बीमारी के बाद वो सब डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यार बहुत नाजुक वक्त सबसे बड़ा मसला आपके पास आइडियाज तो आपके पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और आइडिया से बच्चों को फायदा भी हो रहा है, हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने रहनुमाई की है। मामला है कि रिस्टार्ट करने का, जिसके लिए आपको फंड हाँ मुझे या उसके- ऐसे अफराद मिले जो आपके प्रोजेक्ट के साथ बस शरीक वही हों। उसी की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अगर अच्छा कुछ बहुत बड़ा भी नहीं है, जैसे एक शहर के लिए अगर एक सेंटर कायम करना है तो बहुत लंबा चौड़ा भी करोड़ों में बजट नहीं है, ये एक शहर के लिए कुछ काम करना है। उसके अलावा करियर गाइडेंस के ऊपर भी हमारा कोई ध्यान देता नहीं, हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँच जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनको जाना कहाँ है। हाँ हमारा बहुत बड़ा टैलेंट का ज़ाय हो रहा है इसमें कि हमारे बच्चों की मंजिल ही तय नहीं होती, बिल्कुल सही। उनको समझता ही नहीं कि उनको जाना कहाँ है। तो मैं उस सिमत में भी काम कर रहा हूँ, बस ये कोशा हूँ, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ अफराद का, कुछ बासर अफराद का, कुछ ऐसे माली तौर पर मजबूत अफराद का अगर साथ मिलता है तो हम करेंगे, और करेंगे तो इंशाल्लाह कौम को कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। और जिसमें से सबसे अहम बात यह है कि प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल पर हमें जो मेहनत करना चाहिए, इंतहाई सफाई से अगर मैं कहूँ, बुरा लगता है, बुरा लगे मुझे, लगे कोई बात नहीं, जो कोई बात नहीं, जो आपका ऑब्जर्वेशन कौम का मसला है। बिल्कुल। तो हमारे बच्चों के की जोली में वो नहीं आता जो एक 10वीं के बच्चे को आना चाहिए, जो एक 8वीं के बच्चे को आना चाहिए, जो एक पहली के बच्चे को आना चाहिए। वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? वो मेहनत जो होना चाहिए नहीं होती, स्कूल लेवल पर नहीं होती, घर के स्कूल लेवल पर, कहाँ पर नहीं हो पा रही है? स्कूल लेवल पर नहीं होते। हमारे पास आज आप- ऐसे स्कूल नहीं है, हमारे पास टीचर ऐसे नहीं है। स्कूल हैं, सिस्टम जो है पूरा सिस्टम, मैं सिर्फ टीचर को इल्ज़ाम नहीं बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल सिस्टम। सिस्टम पर इल्ज़ाम दूंगा मैं। मैंने तमिलनाडु में एक जलसे में सवाल किया था कि पहली से 10वीं तक एक बच्चा, पहली से 10वीं तक एक बच्चा आपके पास है, 10वीं करने के बाद, 10वीं करने के बाद अगर उसकी मादरी जबान में वो कमज़ोर है, जी जी, अगर वो साइंस में कमज़ोर है, अगर ज्योग्राफी में कमज़ोर है, इन बातों में कमज़ोर है, हर मामले में कमज़ोर है, तो गलती किसकी है, बच्चे की है या किसकी है? मैंने कहा कि जिम्मेदार हर शख्स है, उसका उस्ताद जिम्मेदार है, ये 10 साल का, बिल्कुल उसके मैनेजमेंट जिम्मेदार है, जो भी है। बिल्कुल वैसा निज़ाम नहीं बनाया उसने, निज़ाम नहीं बनाया, क्योंकि हम लोगों में एहतिसाब का खौफ, बिल्कुल पकड़ का खौफ खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। और लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मैं एक नहीं हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो वो मैनेजमेंट जो है वो उसकी गलती है, क्योंकि वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट की गलती है कि गवर्नमेंट की इंतज़ामिया जो है उसके ऊपर एक सिस्टम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में अभी हमारे वज़ीर तालीम बहुत अच्छा काम शुरू कर चुके हैं, और मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि महाराष्ट्र में इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। और इत्तेफाक से हमारे वज़ीर तालीम हमारे ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मालेगांव से। तो मालेगांव से इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मगर वो काम अच्छा करे। ठीक है, तो जो पकड़ होनी चाहिए ना, एहतिसाब का खौफ होना चाहिए, वो नहीं हमारे वो नहीं है हमारे लोगों में, हमारे लोगों में, लोगों में नहीं है, हमारे कहीं भी लोगों नहीं, में किसी नहीं। लेवल पर नहीं। तो जिसका भुगतान नस्लें भुगतती है। और मैं बोलूँगा असफ साहब, कितनी बुरी बात है, एक टीचर जानता है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, उसके बाद जब वो उसके बच्चे को स्कूल में दाखिल करता है तो उसको इल्म होता है कि उसका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वो टीचर भी मेहनत नहीं कर रहा है। बहुत अहम बात, बहुत पते अहम की बात है, है। बहुत पते की बात है। तो ये क्या है, ये पकड़ कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है पकड़, चलो खत्म करो। हम मुसलमान होने के नाते तो हमारी एक जवाबदेही पहले से तय है ना कि हमें एक दिन खड़े होकर के हाँ। अपने कामों का हिसाब देना है, हाँ। चाहे यहाँ कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, या तो कोई ये पूछ रहा हो या ना पूछ अच्छा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं तवक्को करता हूँ टीचर से, कोई एक्स्ट्रा मेहनत मत करो भाई, रहा। कोई एक्स्ट्रा मेहनत मत करो। आपको जो मजमून दिया गया है, आपको जो पढ़ाना है, वो आपके पास जो है ये बच्चे में मुंतकिल हो जाए। ड्यूटी पूरी करो। बच्चे आप आकर क्लास में पढ़ाएंगे और समझेंगे कि ड्यूटी पूरी हो गई, नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉलेज मुंतकिल करना, इल्म मुंतकिल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाना एक अलग चीज़ है
और इन इनको मुंतकिल करना बच्चों में ये बहुत बड़ी चीज़ है और यही असल चीज़ है। असल चीज़ है। असल चीज़ यही है। मुझे शुरू के अय्याम में 10 साल की मेहनत के बाद एक रिजल्ट मिला ना, अच्छा उसका असर मेरे बच्चों में हुआ। किसके ऊपर? जिनके ऊपर मैं तजुर्बा करता था, जिनको मैंने दिया, तो ये हुआ ना, यही इल्म मुंतकिल हुआ ना कि नहीं हुआ? जी। तो ये करना चाहिए। तो अब मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। मैंने पारस नाम से एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया है। अच्छा। उर्दू में स्मार्ट स्टडी प्लान नहीं है, ही नहीं नहीं है उर्दू में स्मार्ट स्टडी प्लान। मैंने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी खासियत ये है कि वो मेरे अंडर में अगर स्कूलों में काम होता है, वो बच्चों को वो किताबें दे। मेरी किताब जो है, बच्चा इस क्लास में जिसमें वो पढ़ रहा है, इंशाल्लाह उसका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा और 10वीं तक पहुँचते पहुँचते उसके अंदर किसी भी किस्म के मुकाबला जाती इम्तिहान में शामिल होकर कामयाब होने की सलाहियत पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। है मेरे पास। जी, बहुत। अभी मैंने समर फरंग तैयार की थी। समर फरंग के साथ मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि भाई इसमें 1000 अल्फाज हैं, आपकी दरसी किताबों के, आपको फ़ायदा होगा, आपके तलबा को फ़ायदा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको फ़ायदा होगा, आपके तलबा को फ़ायदा होगा। फिर अगर बच्चा उर्दू सही दरसी किताब पढ़ने लगा, तमाम मज़ामीन में फ़ायदा होगा। उसके साथ मैं ऑनलाइन बच्चों को करियर गाइडेंस की इब्तिदाई मालूमात देने वाला हूँ, उनको शख्सियत साजी के बारे में इब्तिदाई बातें देने वाला हूँ, मगर नहीं ध्यान देते लोग। इसे मैं अलमिया नहीं बोलूँगा, इसे मैं मेरी बेइसी बोलूँगा कि मेरी 13 किताबें जो आज आप लोग कल से फ़ायदा होगा आपके बच्चों को इंशाल्लाह, वो मेरे पास पड़ी है और दीमक खा रहे हैं। उसे लेने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं। अच्छा, मैं बहुत प्रोपेगेंडा करता हूँ मगर लाहासिल। अच्छा, ये मेरी किताबें ख़त्म भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर ये जो है ना, एहसास सिर्फ हमारे कौम के लोगों में एहसास पैदा हो जाए। अच्छा, हमारे एक बात मैं और भी आपको वाज़ेह कर दूँ जी। मेरा बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, मैंने उसको तमाम चीज़ें ला कर दे दी, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो गई। वो पढ़ता गया, रिज़ल्ट लेता गया, पढ़ता गया, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देता गया। हम ये समझ रहे हैं कि उसकी तालीमी ज़रूरियात पूरी हो गई, हमने तालीम पर खर्च किया, मगर साहब ऐसा नहीं है। अच्छा, शख्सियत साजी उसकी कहाँ गई? सिविल सर्विसेज में एक पर्चा उस नाम पर है। बिल्कुल। आपके बच्चे का तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। सही बात है। करंट अफेयर्स के बल पर पूरा सिविल सर्विसेज के पेपर्स रहते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल बच्चा जो कुछ पढ़ा है उसे लिखने में और बोलने में कम्युनिकेट कर पाए, जहाँ उसे बोलने का मौका हो, अपने आप को बताने का बता भी पाए, और जहाँ उसे लिखने का उसे कम्युनिकेट कर पाए, तभी तो वो नॉलेज कुछ बता पाएगा अपने सामने वालों को, जो से जज कर रहे हैं। बहुत आसान है सब कुछ करना, क्योंकि शख्सियत साजी अमली है। हाँ, हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, बिल्कुल है। हम अपने बच्चों को बेहतरीन शख्सियत दे सकते हैं हमारे अंदर, मगर हम नहीं करते। हाईएस्ट रिजल्ट के पीछे पड़े रहते हैं, और जब वो बच्चा किसी मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक होता है तो मुंह के बल गिरता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो स्कूल के दिनों में 95, 98 ला रहे होते हैं, बाद में जब उनके करियर के मतलब तालीमी सफ़र शुरू होता है तो बहुत पीछे छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं जो खो जाते हैं। और बहुत ही मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो सक्सेस रेट उनका ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है बाद में। दरअसल रिजल्ट मानी नहीं रखता। अच्छा, सलाहियत मानी रखती है, बच्चे के अंदर कितनी सलाहियत परवरिश पाई है। लेकिन इस वक्त जो स्कूल सिस्टम है उसने तो ऐसा हवा बना रखा है 98 कि 99 का, कि हर बच्चा बड़ा स्कूल, घर वाले, फैमिली सब उसी को एक जो रेट रेस में लगा देता बच्चे को हर आदमी। वो तो इशू ऑफ प्रेस्टेज हो गया है ना, हमारी इज्जत का सवाल हो गया है। वो बच्चा 90% लाया, अरे 90% लाया, देखो मेरा बच्चा 92% लाया। हमारे अच्छा, सोसाइटी का वो होगा, स्टेटस हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया। ये भी बताना कि मेरा बेटा, मेरा बेटी जो है 95, 99, 98 लेकर आ रहे हैं, हो गया है ये। इसीलिए स्कूलों ने बना दिया है, सब स्कूलों ने बना दिया है।
मगर बच्चे की असल, और आप जो बोल रहे हैं, आप देखेंगे, आप मुताला कर लें, ये जो 60-70 के दरमियान के स्टूडेंट्स होते हैं, यही आपको सिविल सर्विसेज में मिलेंगे, यही बहुत आगे मिलेंगे, यही नीट के एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं, 90% वाला रह जाते हैं, 70% वाला उसको आगे निकल जाते हैं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग बचपन में जो पढ़े थे कि खरगोश और कछुए की चाल जो होती है, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और बीच में आके सो जाता है, और कछुआ एक खास स्पीड में चलते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। ये जो रैट रेस मची हुई स्कूल में, तो मुझे लगता है कि कहीं उसी तरह की रैट रेस है कि वो कछुआ आगे निकल जाता है आगे चल करके, और वो खरगोश जो बहुत तेज चला था वो बीच में रह जाता है। इस कहानी में आप जो बोल रहे हैं उसके पस मंज़र में मैं तब्दीली करूंगा कि कछुआ सही चल रहा है, मगर जो खरगोश है, खरगोश तो कहानी में अपनी असल रफ्तार से चल रहा है, यहाँ उसके अंदर चाबी भरते हैं तो चलता है, और वो दौड़ कर निकलता है, और आगे चलकर उसकी चाबी खत्म हुई, वो वहीं पर बैठ जाता है, कछुआ चलता रहता है। ओरिजिनल मेहनत कीजिए मोहतरम, अच्छा, असल मेहनत कीजिए, रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। देखिए, आपको डॉक्टरेट में, इंजीनियरिंग में या कोई हाईएस्ट कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो पास करना पड़ेगा, कोई भी हो। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिजल्ट की बुनियाद पर बातें नहीं होती, सलाहियत के ऊपर बात होती है। तो सलाहियत में कौन बच्चा आगे जाएगा? जिसने हकीकी मानों में मेहनत की है ना। तो आप रिजल्ट के पीछे कहाँ भाग रहे हैं? हकीकी मेहनत कीजिए बच्चे पर। वाकई ज़रूरत है आज कि हम रिवायती तरीक़ों को छोड़कर, रिवायती बातों को छोड़कर मौजूदा ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। अब मौजूदा ज़माना क्या है? गरीब से गरीब बच्चा है, अगर वो ज़हीन है उसको स्कॉलरशिप दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। बच्चा ज़हीन है नहीं है तो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की जाए। हर शख्स अपने हिस्से का काम करे, माँ बाप अपने हिस्से का काम करें, असातिज़ा अपने हिस्से का काम करें, मैनेजमेंट अपने हिस्से का काम करे, गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम करे। जब ये सब करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द देखेंगे कि हमारा एक भी बच्चा ज़ाय नहीं हो रहा है और कौम को, मुल्क को उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। दिन भर की थकान थी, कॉन्फ्रेंस की शिरकत थी, आप खुद भी एक बीमारी से निकल करके आए हैं, सफ़र कर रहे हैं, ये आपके हिम्मत और हौसले की दाद। हम जैसे नौजवानों को आप लोगों से सबक सीखना चाहिए, और तमाम नौजवानों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में और सोसाइटी में, कम्युनिटी में, देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो आप खुद भी देखें, तो अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें। बेहद शुक्रिया।